एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें याद रखना, अगर हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हम उन ऑर्गेनेलिस को इंक्लूड करते हैं जिनके फंक्शन जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसिडर करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये सारे के सारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते और इन्हें हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं कंसिडर करते। ये हमें पता होना चाहिए कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स को रखा गया, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम जो है इन्हें हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की अगर हम बात करें तो ये एक नेटवर्क के जैसा और रेटिकुलम के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि छोटे छोटे टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है, जो कि स्कैटर होता है साइटोप्लाज्म में। ये एक नेटवर्क और रेटिकुलम के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बना होता है और ये जो है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ER, ये इंट्रासेलुलर स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला है ल्यूमिनल, जो होता है इनसाइड ER, जबकि दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ER की सरफेस पर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कहते हैं। अगर ER की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, जबकि जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते और ये दिखने में स्मूथ होते हैं, इन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं SER। ये दोनों हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ER की सरफेस पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER कहते हैं, जबकि जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते और ये दिखने में स्मूथ होते हैं, इन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहते हैं। ये दोनों हमें याद रखना है। अब जो RER है ये हमें उन सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा जिनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है। जाहिर सी बात है RER के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दे आर एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव होते हैं एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये एक्सटेंसिव होते हैं और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो हमें याद रखना, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर सिंथेसिस होती है लिपिड की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है लिपिड की सिंथेसिस होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये हमें पता होना चाहिए। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं SER में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड की सिंथेसिस होती है और एनिमल्स के अंदर लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं वो आपके सिंथेसाइज होते हैं SER में। दोनों के फंक्शन हमें पता होना चाहिए। RER का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस और जबकि SER का फंक्शन जो होता है लिपिड की सिंथेसिस कराता है और एनिमल सेल्स में स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है SER में। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस।
अगर हम गोल्जी अपरेटस की बात करें तो इसे हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार इनको डिस्कवर किया और बताया ये जो होते हैं डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार ऑब्जर्व किया और बताया ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। अब कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की तो उन्हीं के नाम पर बाद में इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिश शेप सेक्स और सिस्टर्ने। अब ये बहुत सारे मैनी फ्लैट यानी कि बहुत सारे फ्लैट डिश शेप सेक्स और सिस्टर्ने से मिलकर बने होते हैं। और जो सिस्टर्ने है इसके साइज की अगर हम बात करें तो इसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। ये हमें याद रखना, जो सिस्टर्ने है इनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। These are stacked parallel to each other, जबकि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल अटैच होते हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो इनका नंबर होता है ये भी वेरी करता है यानी कि अलग अलग होता है। अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्ने पाए जाते हैं ये दो तरह के होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्ने जो न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस। कॉन्वेक्स सिस को ही हम फॉर्मिंग फेस के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा कॉनकेव ट्रांस, और इसी को हम मैच्योरिंग फेस के नाम से जानते हैं। कॉन्वेक्स सिस या फिर इसी को हम फॉर्मिंग फेस के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा है हमारा ट्रांस फेस, इसे हम मैच्योरिंग फेस के नाम से जानते हैं। द सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेली आर इंटायरली डिफरेंट। अब जो ये सिस और ट्रांस फेस होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड, जबकि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक दूसरे से अलग होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम गोल्जी अपरेटस के फंक्शन की बात करें तो हमें याद रखना है इनका फंक्शन होता है पैकेजिंग करना, पैकेजिंग मटेरियल्स। गोल्जी बॉडी का, गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन है वो है पैकेजिंग करना। टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। अब पैकेजिंग करने के बाद डिलीवर किया जाता है या तो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर सिक्रेट कर दिया जाता है। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus and move towards the maturing phase। अब जिन मटेरियल्स की पैकिंग होती है वेसिकल्स की फॉर्म में ईआर से, तब ये सिस फेस से फ्यूज करेगा, मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करता है, मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करेगा। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्जी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। अब इससे क्या होता है, इससे ये एक्सप्लेन होता है कि गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक दूसरे के क्लोज एसोसिएशन में पाए जाते हैं। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by ribosome on endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its transphase। बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है राइबोसोम के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इनको मॉडिफाइड किया जाता है सिस्टर्ने में गोल्जी apparatus की, इससे पहले उन्हें रिलीज किया जाए ट्रांसफेस में। गोल्जी apparatus is the important site of formation of
ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है गोल्जी apparatus से, ये हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि जो गोल्जी apparatus है ये एक इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्मेशन की। गोल्जी apparatus जो है ये एक इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्मेशन की, ये हमें याद रखना है। ये नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन है वो पैकेजिंग के द्वारा होता है। जब गोल्जी apparatus में पैकिंग होती है तब उसी समय इनका फॉर्मेशन हो जाता है, हमें याद रखना है। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैकेजिंग के द्वारा फॉर्मेशन होता है इनका। जब गोल्जी apparatus के अंदर पैकेजिंग होती है उसी समय इनका फॉर्मेशन हो जाता है। लाइसोसोम्स के बारे में हमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जो इनके अंदर जो है वेरी रिच यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि हाइड्रोलिसिस, लाइपेसिस, प्रोटिएसिस और कार्बोहाइड्रेसिस। ऑप्टिमली एक्टिव एट दी एसिडिक पीएच, जबकि ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर। दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये जो एंजाइम होते हैं ये कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पैकेजिंग के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। और लाइसोसोम जो है वेरी रिच यानी कि बहुत अधिक संख्या में इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे कि हाइड्रोलिसिस, लाइपेसिस, प्रोटिएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस। और ये जो होते हैं ये ऑप्टिमली एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, जबकि ये जो एंजाइम है ये कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो हमें याद रखना ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं जो कि पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और ये कंटेन करते हैं वाटर को, सेप को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को और अदर मटेरियल्स को जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होते, उन्हें भी ये कंटेन करते हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और इनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। याद रखना वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। वैक्यूल जो है वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं और इनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये हमें याद रखना है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स can occupy up to 90% of the volume of the cell। अब जो प्लांट के अंदर वैक्यूल है ये 90% जो है सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। इन एमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज द इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीजन। अब एमीबा की बात करें तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीजन के लिए। एमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, ये हमें याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीजन के लिए। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो इनके अंदर फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि फूड वैक्यूल जो होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने से यानी कि निगलने से।
बहुत सारे ऐसी सेल्स होती हैं जैसे कि प्रोटिस्टा की हम बात करें प्रोटिस्ट की, तो इनके अंदर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ये फूड वैक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, तो ये होता है फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने से, यानी कि निगलने से।